नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द सेल्फ यानी स्मार्ट एजुकेशन एंड लर्निंग फोरम में, जहां हम चर्चा कर रहे हैं अपनी सीरीज इवेंट्स ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में। अभी तक आपने देखा कि सरकार बनते ही इंदिरा जी ने एक साल में ही 24 से 31 तक संविधान संशोधन लाकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए अपने तीनों घाव भर लिए थे। और फिर केशवानंद भारती का फैसला आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया और अपने को इंडिपेंडेंट बनाया। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक नई चीज़ देखने को मिली और वो ये थी कि ऐसा ट्रेंड सा बन गया कि जज सरकार से सहमति बनाकर चलता था और जो सरकार से सहमति बनाकर चलता था वो ही सीजेआई की कुर्सी को संभालता था। हुआ यूं था कि 24 अप्रैल 1973 जिस दिन केशवानंद भारती के केस का फैसला 7-6 के बहुमत से आया, उसी दिन सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.एम. सीकरी के रिटायरमेंट का आखिरी दिन था और जस्टिस शैलेट, जस्टिस ग्रोवर और जस्टिस हेगड़े जो 7-6 के डिसीज़न लेने में मेजॉरिटी साइड में थे और सीजेआई के सीनियरिटी में नंबर 2, 3, 4 में थे और डिसीजन की माइनॉरिटी के हेड थे जस्टिस ए.एन. रे। याद दिला दूं कि ये वही ए.एन. रे हैं जिन्होंने बैंक नेशनलाइजेशन के समय कूपर के हक में 10-1 का फैसला सुनाते समय अकेले सरकार के पक्ष में वोट किया था। और जस्टिस सीकरी के रिटायर होते ही जो अगला नाम सीजेआई का आया वो था जस्टिस ए.एन. रे का नाम, जो सीनियरिटी में नंबर 5 में थे। और जैसा कि आप जानते हैं कि सीजेआई सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज बनता है, ये सीधा सीधा सरकार का इंटरफेरेंस था जुडिशरी के अंदर। नाम प्रस्तावित होते ही जस्टिस शैलेट, जस्टिस ग्रोवर और जस्टिस हेगड़े यानी सीनियरिटी नंबर 2, 3, 4 ने इस्तीफा दे दिया और जस्टिस ए.एन. रे अगले सीजेआई बने। देखा गया कि 1973 से 77 तक इमरजेंसी के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जनता का साथ नहीं दिया बल्कि सरकार का साथ दिया, जो कि हेबियस कॉर्पस के केस में देखा गया। इस केस के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी बस इतना जान लीजिए कि इस केस में जनता के अधिकारों को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। हेबियस कॉर्पस के फैसले में 4-1 से फैसला आया और वो एक आदमी जो इस फैसले के खिलाफ था यानी गलत के खिलाफ था, वो वही H.R. खन्ना थे जिन्होंने केशवानंद भारती के फैसले में मेजॉरिटी साइड में वोट किया था। अब वो सीजेआई बनने की सीनियरिटी नंबर 1 में थे, पर इंदिरा जी ने हमीदुल्ला बेग जो सरकार के साथ थे उन्हें सीजेआई बना दिया और ये परंपरा बनने लगी कि जो भी सरकार के साथ होगा वही सीजेआई बनेगा। 1999 में जाकर खुद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पुरानी परंपरा को वापस लाते हुए ये फैसला दिया कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा वही सीजेआई बनेगा। ये बेसिक स्ट्रक्चर सरकार को बहुत दिक्कत दे रहा था, तो केशवानंद भारती के इस फैसले को लेकर एक बार 1975 में जब जस्टिस ए.एन. रे ही सीजेआई थे तब कोशिश की गई कि इस फैसले को रिव्यू करवाया जाए, जिसके लिए 13 जज की बेंच बैठी। तब नानी पालकीवाला जो उस वक्त वकील थे उन्होंने सरकार के छक्के छुड़ा दिए और दलील में कहा कि बिना रिव्यू पिटीशन के रिव्यू हो ही क्यों रहा है, और बेंच को भंग होना पड़ा। फिर सरकार ने 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया और इस संशोधन में इंदिरा सरकार ने कई ऐसे प्रावधान जोड़े जो कि सरकार को मजबूत बनाते थे और जिसमें नागरिकों का कुछ खास ध्यान नहीं रखा गया था। और आर्टिकल 368 के चौथे भाग में 5वां क्लॉज जुड़वा दिया जिसमें संविधान को अमेंड करने की शक्ति को ही अमेंड कर दिया गया था
और कहा गया कि संविधान में अब कुछ भी अमेंड किया जा सकता है, इंक्लूडिंग बेसिक स्ट्रक्चर। उसके जवाब में 1980 में मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने 368 के चौथे भाग के 5वें क्लॉज को खारिज करते हुए कहा कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में ही निहित है कि संसद सीमित संशोधन कर सकती है, असीमित संशोधन नहीं कर सकती। यहाँ तक आते आते सुप्रीम कोर्ट अपने को मजबूत कर चुका था। बस एक आखिरी सवाल रह गया था, जो कि यह था कि यदि संसद कोई कानून बना दे और उसे नवीं अनुसूची यानी 9th शेड्यूल में डाल दे, तब क्या होगा, क्योंकि नवीं अनुसूची को अमेंड नहीं किया जा सकता था। तो जवाब में 1981 के वमन राव केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल रिव्यू, जिसके तहत कोर्ट किसी भी कानून का रिव्यू कर सकती है, वो ही बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और जिसकी पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। लेकिन 24 अप्रैल 1973 यानी केशवानंद भारती के फैसले की तिथि के पहले यदि कोई एक्ट नवी अनुसूची में डाला गया है तो रिव्यू नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद यदि कोई एक्ट नवी अनुसूची में डाला जाता है तो जुडिशियल रिव्यू होगा। यहाँ तक की कहानी से आप लोगों को ये तो समझ आ ही गया होगा कि हमारे संविधान ने खुद कितने कांटों में रहकर अपने को संभाला है। यहाँ पर हमारी सीरीज़ का पहला पार्ट ख़त्म होता है और इसके आगे अपने दूसरे पार्ट में मैं आपको कहानी के बहुत ही रोमांचक हिस्से की ओर ले जाऊँगा, जिसमें हम इमरजेंसी की पृष्ठभूमि को समझते हुए उस काले इतिहास को जानेंगे जो कि हमारे भारत के इतिहास का न मिटने वाला हिस्सा है। मेरा ये तरीका, जिसमें हमने एक जटिल घटना को रोमांचक तरीके से कहानी के माध्यम से जाना है, अगर आप लोगों को मेरा ये तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।